तो आज की क्लास में हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे सीपीयू में। तो कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूपिंग ब्रांचिंग वगैरह को इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में जो निमोनिक्स होते हैं उनके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो आज हम देखेंगे। इनको प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इस पार्ट को हम उस रिलेट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्रांचिंग और लूपिंग वाले हिस्से से। क्लियर है? ब्रांचिंग और लूपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में का जो सेट है उसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग इंस्ट्रक्शंस। दूसरा है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स जो है इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, जिसमें फंक्शन की कॉलिंग और वैल्यू रिटर्न करना होता है। उसके बाद आते हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपके प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं। इंटरप्ट्स का मीनिंग होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देना, टेम्पररीली रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना। और इसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं ज़्यादातर। जैसे हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखते हैं, तो उस जैसे ही हम स्कैन एफ लिखते हैं तो इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट जनरेट होता है होने का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते बीच में रुक जाता है और इनपुट का वेट करने लगता है, तो वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टेम्परली रोकते हैं उसको हम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं और सबसे कॉमन इंटरप्ट जो होता है, इंटरप्शन जो होता है वो है इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन सेट्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब इनके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं और इंस्ट्रक्शन जो है वो निमोनिक्स जो है 3 या 4 कैरेक्टर के होते हैं। जैसे जंप के लिए JMP लिखा हुआ है, रिटर्न के लिए RET लिखा हुआ है, इसको निमोनिक्स भी बोलते हैं। तो आइए इन्हीं को हम आगे देखेंगे अपनी आगे की क्लास में। हम यहाँ पर देख रहे हैं जंप इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के कंट्रोल या प्रोग्राम काउंटर को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट न करा करके किसी दूसरी लाइन पर जंप कराते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जंपिंग स्टेटमेंट या जंपिंग इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। इसको JMP से दिखाया जाता है। जंपिंग स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट। आप इस कंडीशनल और अनकंडीशनल को आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं वो है ब्रेक। जब आप सी या सी प्लस प्लस में बात करेंगे, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू, ये सारे स्टेटमेंट जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर आते हैं आपके इफ। कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट यानी कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ, स्विच, ये सभी चीज़ें लिखते हैं, एल्स, तो वो कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट है। यानी कि आप जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर में वो जंप स्टेटमेंट बन के जाता है, ना कि इफ एल्स। माइक्रो प्रोसेसर इफ एल्स नहीं समझता, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू नहीं समझता, बल्कि जंप समझता है। ठीक है, तो जब हम कंपाइल करते हैं ना तो वो बाइनरी का निमोनिक्स जो जनरेट होता है असेंबली लैंग्वेज का, उसमें जंप लिखा होता है और माइक्रो प्रोसेसर फिर जंप करता है। क्लियर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जंप स्टेटमेंट समझता है, कंपाइल करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को इस असेंबली लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।
तो ऐसे जब स्टेटमेंट लिखे जाते हैं तो ये वाले जंप स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो जंप स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जंप स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो ये इस तरीके से होता है। हमको अगर असेंबली लैंग्वेज में कोड करना है तो हम जंप लिखेंगे JMP और उसके बाद वो एड्रेस लिखेंगे। असल में सीपीयू में एड्रेस के ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक का एक नंबर होता है जैसा कि पॉइंटर होता है। तो उस ब्लॉक पर हम जंप करते हैं। तो हमारा जो रजिस्टर होता है उसमें दो टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती है, या तो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा या डेटा स्टोर होगा। क्लियर है? तो जंप करने के बाद हम उसको जिस रजिस्टर पर जंप कराएंगे वहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट या तो डेटा मिलेगा या तो इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट होती है। सीपीयू के बारे में आप जान रहे होंगे कि सीपीयू, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, सीपीयू में तीन भाग होते हैं, ALU, MU और CU। आपको पता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो उसमें मेमोरी यूनिट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसके अंदर मेमोरी यूनिट है और मेमोरी यूनिट में एरे बना होता है रजिस्टर्स का। आपको मैं बता दूं कि मेमोरी यूनिट जो है जिसको हम कैश मेमोरी और भी कई मेमोरी के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। मैं ज़्यादा ब्लॉक नहीं बनाता हूँ। और मतलब एरे बना होता है इसके अंदर, रजिस्टर्स का एरे बना होता है। ये एरे सेम वैसा ही होता है जैसे हमने रिपल कैरी एडर को देखा था, जिसमें हाफ एडर फुल एडर को सीक्वेंस में हमने जोड़ करके रिपल कैरी एडर और उनका एरे बना दिया था। वैसे ही रजिस्टर्स को जोड़कर, रजिस्टर्स एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और एक रजिस्टर, यहाँ पर जो एक रजिस्टर आप देख रहे हैं वो एक फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 1000 रजिस्टर हैं मान लीजिए आपके कैश मेमोरी में, तो 1000 फ्लिप फ्लॉप ऐसे जुड़े होंगे एक साथ। क्लियर है? तो रजिस्टर्स कुछ नहीं होते बल्कि फ्लिप फ्लॉप होते हैं। और फ्लिप फ्लॉप जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी है, वोलाटाइल है, लाइट गोल होते ही या लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाते ही वो पूरा डेटा क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स जुड़े होते हैं ऐसे लाइन से। क्लियर है? लाइन से उनका एरे बना होता है और हर फ्लिप फ्लॉप का एक नंबर होता है, एड्रेस होता है। ये एड्रेस 3 डिजिट या 4 डिजिट में होते हैं जिसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं। हेक्स कोड में ये हमारे एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो इसके एड्रेस को मान लीजिए पहले वाला का जो एड्रेस है अगर वो 4 डिजिट का है तो वो होगा 0001 या 0, है ना? दूसरे वाले का होगा सेम वैसे ही बाइनरी के जैसा होता है 0001। इसको जनरली हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, अगर ये 3 डिजिट के एड्रेसेस हैं मतलब कम एड्रेस, तो इसको हम 000 बोल करके XXX बोलेंगे। इसका मतलब है 3 डिजिट का एड्रेस होगा। तो अगर यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जंप, मान लीजिए तीसरे वाले में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जंप स्टेटमेंट, यहाँ पे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है JMP 000, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? देखिए एक प्रोग्राम काउंटर होता है जिसको PC कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का पॉइंटर होता है और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके पहले ब्लॉक को कॉल कर देता है प्रोग्राम काउंटर। यानी प्रोग्राम काउंटर ही वो वेरिएबल है या वो रजिस्टर है या वो पॉइंटर जैसा है जिसमें प्रोग्राम का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आता है। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? पहला इंस्ट्रक्शन रन करता है और फिर इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद यहाँ से पहला इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद इसको ये बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ है। फिर प्रोग्राम काउंटर दूसरे इंस्ट्रक्शन में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, ऐसा लाइन से बढ़ते जाता है। फिर जब इस यहाँ पर जंप स्टेटमेंट आएगा तो वो पांचवे के बाद छठवें में ना जा करके फिर यहाँ पर आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि पांचवें के बाद वो छठवें में नहीं जाएगा बल्कि यहाँ घूम करके वापस आ जाएगा। तो ये लूप जैसा हो जाएगा, यहाँ आया फिर ऐसा एग्जीक्यूट करेगा फिर वापस घूम के आ जाएगा। तो जंप जो है लूप बनाने के लिए, ब्रांच बनाने के लिए, इफ एल्स बनाने के लिए
जैसे ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, तो अगर इफ एल्स यहाँ पर हम बना रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ आने के बाद वो सीधा जंप कर दिया। तो यहाँ पर हम इफ एल्स लिखते हैं, लेकिन जब इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पर JMP लिख देता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जंप समझता है, और फिर लाइन नंबर लिख देता है या फिर उस एड्रेस को लिख देता है कि कहाँ पर आपको जंप करना है। तो यहाँ पर लिखा है 000, यानी कि 000 पर वो जंप कर देगा। क्लियर है? तो ये था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट, और ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो जंपिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, या सिंटेक्स कि जंप लिखने के बाद हम उसका एड्रेस लिखते हैं, उस रजिस्टर का एड्रेस लिखते हैं जहां पर हमको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा मिलेगा, या तो हमको जाने के बाद हमको वहां पर नया इंस्ट्रक्शन मिल सकता है या फिर डेटा मिल सकता है। तो रजिस्टर भी दो तीन टाइप के होते हैं, डेटा रजिस्टर होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा जंप स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का पहला इंस्ट्रक्शन था, जंप इंस्ट्रक्शन। जंप स्टेटमेंट में देखिए उनको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर जैसे अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट में कोई भी सिचुएशन नहीं दी हुई थी, यूजर अपने हिसाब से कहीं पर भी जंप करा सकता है, जबकि कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट में कंडीशन डिसाइड करती है कि कब जंप करना है और कहाँ जंप करना है। तो अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट को भी 3 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं 3 टाइप हैं उनके भी। पहला है आपका अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट में शॉर्ट जंपिंग, नियर जंपिंग और फॉर जंपिंग। मतलब पास में जंप करना है, यानी रजिस्टर्स जो हैं वो पास रहेंगे कि छोटे रहेंगे कि दूर रहेंगे, इस टाइप से उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखिए शॉर्ट एंड नियर जंपिंग्स आर ऑफन कॉल्ड इंट्रा सेगमेंट। इंट्रा सेगमेंट का मतलब होता है कि हमारी डिपार्टमेंट में, यानी कि मान लीजिए एक फंक्शन इस तरीके से रन हो रहा है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है या कोई स्ट्रक्चर कॉल हो रहा है, ठीक है, ये प्रोग्राम है और इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जंपिंग हो जाए तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट जंपिंग, यानी इसके अंदर यहाँ से यहाँ जंप हो जाए, तो ये आपका होगा शॉर्ट और नियर जंपिंग। जबकि यहाँ से दूसरे दूसरे किसी स्ट्रक्चर में जंप कर देते हैं, मान लो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ से हम जंप करते हैं दूसरे किसी इंस्ट्रक्शन के दूसरे ब्लॉक में, तो ये फार जंपिंग कहलाएगा। इन दोनों को इंट्रा सेगमेंट बोलते हैं, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर ही वो जंप करेगा वो। क्लियर है? तो यहाँ पर जब जंप किया जाता है इंटर सेगमेंट में, तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट जंपिंग एंड नियर जंपिंग फॉलोज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस देना पड़ता है टू जंप, वेयर द फॉर जंप फॉलोज द एड्रेस। तो अब इसमें अंतर देख पा रहे हैं कि नियर जंपिंग जो है वो कैसे जंप करता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर 3 पर हैं, आप मानते हैं यहाँ पे ब्लॉक नंबर 3 पर है, तो नियर जंपिंग क्या होगी, जंप बाय 2, यानी वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि 3 में है तो 5 में चले जाइए, बोला जाएगा दो बार 2 ब्लॉक आगे चले जाइए, जंप बाय 2, जंप बाय 4, जंप बाय 9 या जंप बाय -3, मतलब 3 कदम पीछे आ जाइए, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसा होगा नियर जंपिंग। तो इसमें यहाँ पर लिखा है देखिए, शॉर्ट जंपिंग एंड नियर जंपिंग फॉलोज ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे जंप करना है उसको फॉलो करता है। वेयर एज, जबकि लिखा हुआ है फॉर जंपिंग फॉलोज एन एड्रेस। एड्रेस कैसे होता है, सेगमेंट और ऑफसेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देख पा रहे हैं कि सेगमेंट और ऑफसेट देना होता है, यानी कि अगर फार जंपिंग करानी है तो आपको इस तरीके से कराना होगा। एक बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर कई सारे सेगमेंट बने हुए हैं और कई सारे सेगमेंट के अंदर फिर ऑफसेट होते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कि यहाँ की
इस सेगमेंट का पहला, इस सेगमेंट का दूसरा। हालांकि पूरे प्रोग्राम का ये 15वां नंबर है, यहाँ पर ये पूरे प्रोग्राम का मान लीजिए 15 नंबर का बॉक्स है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए, इस सेगमेंट के लिए ये पहला है। यहाँ पर ये पूरे प्रोग्राम का 25वां नंबर है, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ है 1 2 3 4 5 6 15 25, लेकिन इसका सेगमेंट का ये पहला है तो उसको ऑफसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पहला सेगमेंट है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है और ये चौथा सेगमेंट है। तो अगर मैं पहले सेगमेंट के में यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ और मुझे जंप करना है फोर्थ सेगमेंट के ऑफसेट नंबर 5 में, तो मैं यहाँ पर एड्रेस क्या दूंगा कि सेगमेंट नंबर 4 ऑफसेट नंबर 5। तो इसका मतलब है कि फोर्थ सेगमेंट के 5वें नंबर पर जंप करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ से जंपिंग जो है वो क्या होगी, यहाँ से जंपिंग होगी यहाँ पे। तो जो फॉर जंपिंग होती है उसमें हमको ये बताना होता है कि कौन से सेगमेंट के कौन से ऑफसेट में हमें जंप करना है, जबकि नियर जंपिंग में हमको केवल स्टेप्स बताने होते हैं, या जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट जंपिंग को यहाँ पर दिखाया भी गया है, शॉर्ट जंपिंग को। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन कोड दिया हुआ है और ये मेमोरी है, मेमोरी को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। कुछ इनको डिवाइड करके छोटे छोटे ब्लॉक्स में दिखाया गया और इनका कुछ कोड दे दिया गया, जैसे 1000 ए 1009 8 7, इस तरीके से कुछ कोड दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर 8 बिट को यूज करके बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि 8 बिट के साथ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं JMP04H। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सबसे पहला वाला है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है JMP जंप है और ये 04 लिखा हुआ है, और ये जो JMP04H का जो कोड है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पर जंप करने को कहा जा रहा है। ये हेक्साडेसिमल कोड में लिखा गया है। 04H को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस टाइप का कोड आएगा, उसको हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। तो यहाँ से यहाँ पर जंप करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन होगा जंप JMP04H। तो यहाँ पर जो ये JMP04H है, ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, और ये यहाँ पर आपको उसका सिंटेक्स दिख रहा है। यानी सीपीयू में हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, या कंपाइलर जो होता है, तो जब हम यहाँ पर लूप वगैरह लिखते हैं तो वो इस टाइप के कोड्स लिखता है। तो एक बार असेंबली लैंग्वेज के कोड्स में दिखाऊंगा अभी डिकम्पाइल करके कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, और यहाँ आप नियर जंपिंग को देख सकते हैं कि नियर जंपिंग किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। ये सिमिलर होती है शॉर्ट जंपिंग के, और ये डिस्टेंस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 बाइट का इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर, और आप इसके जंपिंग को देख सकते हैं। देखिए ये लिखा है JMP और 0002H। तो सेम वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अभी ऑफ कोड यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपको जंप करेगा। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप छोटी जंपिंग को भी कर सकते हैं, पास की जंपिंग को भी कर सकते हैं, नियर जंपिंग और शॉर्ट जंपिंग भी कर सकते हैं। जबकि फॉर जंपिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, दूसरे सेगमेंट का होता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आपको मिल सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डायग्राम में दिखाया गया है
कि ये दो अलग अलग सेगमेंट है, दो अलग अलग सेगमेंट को अगल बगल में बनाया जरूर गया है, हालांकि ये फिजिकली आसपास नहीं होते हैं, बट हमको एक डायग्राम में दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। तो जंप करने के लिए दो सेगमेंट बनाए गए हैं, और ये स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कि आपको सेगमेंट नंबर प्लस उसकी ऑफसेट वैल्यू भी देनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम दो चीजें वहां पर देते हैं, तब फॉर जंपिंग होती है। इस तरीके से हम फॉर जंपिंग भी करा सकते हैं। इसी प्रकार से कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट्स भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन के आधार पर ही वो जंप करते हैं, यानी कि वो कब जंप करेंगे और कहाँ जंप करेंगे ये डिसाइड भी जो है वो इनपुट के ऊपर होता है न, ये फिक्स नहीं होते हैं, और इनपुट जैसा होता है उस हिसाब से अपने इंस्ट्रक्शन की या जंपिंग की डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसे कंडीशनल जंपिंग जो है तब होती है जब हम कोई ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम पर यूज करते हैं। जैसे लूप वगैरह आप अपने कोड में लिखेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप या इफ एल्स, तो सीपीयू में कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट्स के इंस्ट्रक्शन जाते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें कंडीशनल जंपिंग दिया गया है, जिसके निमोनिक्स यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स लिखे हुए हैं JNE और JNZ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जंप इफ नॉट इक्वल। इसको लिखा है जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि अगर आपका बराबर नहीं होता, यानी कि एल्स वाला जो केस होता है, इफ में इक्वल होने पर जंप करता है और इसमें एल्स वाला जो केस है वो होता है। और यहाँ पर लिखा है JE मतलब जंप इफ इक्वल, और ये लिखा है जंप इफ जीरो। क्लियर। इसी प्रकार से कुछ और निमोनिक्स दिए हुए हैं,